हर साल लाखों बच्चे पहली कक्षा में कदम रखते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन क्या ये अजीब नहीं है कि उनके स्कूल की भौतिक चौखट पार करने से पहले ही उनका डिजिटल अवतार वहां पहुंच चुका होता है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है इसे देखने का। तो चले इसे समझते हैं। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण यानी इस डीप डाइव में हम इसी अदृश्य यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। जी। हमारे पास शाला दर्पण पोर्टल के सत्र 2026-27 के कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज और स्रोत हैं। और इनका मुख्य विषय यही है कि एक आंगनवाड़ी से सीधे विद्यालय की कक्षा 1 में बच्चे का ऑनलाइन प्रवेश कैसे होता है। देखने में ये केवल कुछ क्लिक्स की बात लगती है, लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। और इस पूरी चर्चा का उद्देश्य मतलब सिर्फ उन 10 तकनीकी चरणों को एक मैनुअल की तरह पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत नीरस हो जाएगा। हाँ, अक्सर जब हम किसी सरकारी या बड़े पोर्टल की बात करते हैं तो लोग उसे बहुत ही उबाऊ नजरिए से देखते हैं। लेकिन अगर हम इस शाला दर्पण की प्रक्रिया को गहराई से समझें तो ये असल में भारत के शिक्षा ढांचे में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। वो कैसे? मतलब क्या बदल रहा है? देखिए, आंगनवाड़ी जो मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास से जुड़ा हिस्सा है जी। और प्राथमिक विद्यालय जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, इन दोनों विशाल और अलग-अलग व्यवस्थाओं के बीच डेटा का जो पुल बनाया गया है, हम आज उसी पुल के आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार बात है और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत ही इस बात का प्रमाण है कि चीजें कितनी बदल गई हैं। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जब कोई स्कूल प्रशासक पोर्टल में प्रवेश करता है तो बुनियादी सुरक्षा पार करने के बाद उसे सीधे स्टूडेंट टैब में जाना होता है। सही। वहाँ आंगनवाड़ी विद्यार्थियों की प्रोविजनल सूची का विकल्प मौजूद है। मुझे ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि सिस्टम में आंगनवाड़ी के बच्चों का एक अलग समर्पित सेक्शन बनाया गया है। हाँ, और ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें, जब कोई बच्चा आंगनबाड़ी से निकलकर स्कूल में आता था तो उसे एक नए सिरे से आए हुए छात्र की तरह देखा जाता था। मतलब जैसे उसका कोई पिछला रिकॉर्ड ही ना हो। एकदम सही। उसकी पिछली कोई भी जानकारी स्कूल के पास व्यवस्थित रूप से नहीं होती थी। अच्छा। लेकिन स्टूडेंट टैब के भीतर इस प्रोविजनल सूची को जगह देने का मतलब है कि प्रशासन अब इस बात को मान्यता दे रहा है कि शिक्षा कक्षा 1 से शुरू नहीं होती। बिल्कुल, उसकी नींव आंगनवाड़ी में ही पड़ चुकी होती है। यह टैब उस नींव को औपचारिक रूप से स्कूल के रिकॉर्ड से जोड़ने का एक डिजिटल दरवाजा है। ये डिजिटल दरवाजे वाली बात काफी दिलचस्प है। लेकिन जब प्रशासक इस दरवाजे को खोलता है यानी इस विकल्प पर क्लिक करता है तो उससे तुरंत बच्चों की सूची नहीं दिखती। हाँ, वहाँ एक चरण और है। जी। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि वहाँ एक फिल्टर लगा हुआ है। सिस्टम पूछता है कि क्या आप विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी यानी कोलोकेटेड आंगनवाड़ी का डेटा देखना चाहते हैं या फिर अन्य आंगनवाड़ी का। सही है। मेरा सवाल ये है कि ये जो समन्वित और अन्य का वर्गीकरण है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सीधा सभी बच्चों का डेटा एक साथ क्यों नहीं दिखाया जा सकता? अगर सारे बच्चों का डेटा एक साथ डंप कर दिया जाए ना तो वो प्रशासक के लिए एक दुस्वप्न बन जाएगा। मतलब डेटा ओवरलोड हो जाएगा। हाँ, और ये वर्गीकरण सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी नीतिगत सोच है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, समन्वित आंगनवाड़ी का अर्थ है वो केंद्र जो उसी प्राथमिक विद्यालय के परिसर में उसी चार दीवारी के भीतर चल रहा है। ओके। नीति निर्माताओं का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि जो बच्चा स्कूल के परिसर में ही आंगनवाड़ी में पढ़ रहा है उसका उसी स्कूल की कक्षा 1 में जाना एक निर्बाध मतलब 100% सुनिश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए। उसे ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। मतलब वो बच्चा पहले से ही उस स्कूल के इकोसिस्टम का हिस्सा है। एकदम सही। जब कोई प्रशासक समन्वित आंगनबाड़ी चुनता है तो वह अनिवार्य रूप से अपने ही परिसर के बच्चों को प्रमोट कर रहा होता है। ये एक स्वाभाविक संक्रमण है। जी। दूसरी ओर जब अन्य आंगनबाड़ी का विकल्प चुना जाता है तो ये दर्शाता है कि बच्चा किसी बाहरी भौगोलिक क्षेत्र से आ रहा है। इससे तो काफी कुछ पता चलता होगा। बिल्कुल। यह डेटा राज्य स्तर पर यह समझने में मदद करता है कि जनसांख्यिकी कैसे बदल रही है। डेमोग्राफिक्स। अच्छा। हाँ। कौन से क्षेत्र के बच्चे किस स्कूल की तरफ पलायन कर रहे हैं? भविष्य में नए स्कूल बनाने या संसाधनों के आवंटन के लिए यह बारीक डेटा बहुत काम आता है। अरे वाह!
तो इसलिए पोर्टल सबसे पहले इसी फिल्टर को लागू करता है। जी बिल्कुल। ये तो डेटा मैपिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण हुआ। इसका मतलब है कि वो जो छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो राज्य स्तर के नीति निर्माताओं को जमीन की हकीकत बता रहा है। सही कहा आपने। अब जब प्रशासक सही आंगनवाड़ी का चयन करके गो बटन पर क्लिक करता है जी, तो हमारे स्रोत के अनुसार स्क्रीन पर एक प्रोविजनल लिस्ट यानी अस्थायी सूची आ जाती है। और यहीं पर इस पूरे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे प्रभावशाली हिस्सा सामने आता है। कैसे? क्योंकि ये सूची कोई साधारण खाली शीट नहीं है। हाँ, स्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि इस सूची में बहुत सी जानकारी पहले से ही मौजूद हैं। बिल्कुल। मतलब इसमें आंगनवाड़ी का नाम, विद्यार्थी का नाम, माता-पिता का नाम और जन्म तिथि जैसी डिटेल पहले से शो हो रही होती है। जी, प्री-फिल्ड होती है। और जब प्रशासक किसी बच्चे के नाम के आगे प्रोसीड फॉर एडमिशन पर क्लिक करता है तो जो आवेदन पत्र खुलता है उसमें ये सारी जानकारी पहले से भरी हुई मिलती है। सही। मुझे ये बिल्कुल वेब चेक इन वाली प्रक्रिया जैसा लग रहा है। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है ना? हाँ, जहां आपकी उड़ान की जानकारी, नाम और उम्र पहले से दर्ज होती है, आपको बस आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यह तुलना यहाँ बहुत सटीक बैठती है। तकनीकी दुनिया में इसे डेटा पोर्टेबिलिटी या सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ कहा जाता है। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। हाँ। इसका महत्व सिर्फ समय बचाने तक सीमित नहीं है। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रभाव को देखें तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। प्रशासनिक प्रभाव से आपका मतलब डेटा एंट्री से होने वाली थकान से है? थकान और उससे पैदा होने वाली गलतियां। आप किसी भी सरकारी स्कूल के एडमिशन के समय का माहौल सोचिए। वहाँ बहुत शोर होता है, भीड़ भी बहुत होती है, माता पिता की भीड़